अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया पर। ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया जिसे शॉर्ट फॉर्म में AIHA कहा जाता है, ये एक ऐसा एनीमिया है जिसमें हमारे जिस्म में मौजूद जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से हमारे जिस्म में मौजूद रेड ब्लड सेल्स पर हमले शुरू कर देता है और इस अटैक्स की सूरत में, इस हमले की सूरत में जो हमारे जिस्म में मौजूद रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद में टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स हमारे जिस्म के टिश्यूज को ऑक्सीजन लेकर जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब भी ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में ये रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे तो इसके नतीजे में जिस्म में एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। क्योंकि जो सर्कुलेशन में रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो उसकी तादाद कम हो जाती है। ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम होता है तो ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और ये एंटीबॉडीज जाकर टारगेट करती हैं हमारे अपने ही जिस्म के रेड ब्लड सेल्स को, जिसके नतीजे में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटते हैं। अभी बात करते हैं कि ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की कितने टाइप्स हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है वो कहलाती है वार्म एंटीबॉडी हेमोलिटिक एनीमिया, यानी इसके नाम से ही जाहिर होता है ये ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि जिस्म का जो टेम्परेचर होता है यानी 37 सेंटीग्रेड, तो इस पर ये एक्टिवेट होती हैं ये एंटीबॉडीज और ये जाकर फिर रेड ब्लड सेल्स को टारगेट करती हैं और रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन काज करती हैं। दूसरी जो टाइप है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की वो कहलाती है कोल्ड एंटीबॉडी हेमोलिटिक एनीमिया और ये ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे लो टेम्परेचर पर ये एक्टिवेट होती हैं, यानी 37 से जब टेम्परेचर कम होता है तो ये एक्टिवेट होती हैं और रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन काज करती हैं। इन दोनों टाइप्स में जो सबसे आम टाइप वाकया होती है और जो टाइप ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया काज करती है तो वो ज्यादातर वार्म एंटीबॉडी हेमोलिटिक एनीमिया होता है। काजेस के मुतालिक जानते हैं कि ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की क्या काजेस होती हैं, किस वजह से ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है। तो अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट काज का पता नहीं चला कि आखिर वो मेन वजह क्या है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है। अलबत्ता वजह जो है वो इडियोपैथिक हो सकती है, यानी कोई अननोन काज हो सकती है, या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके मुतालिक कहा जाता है कि अगर वो कंडीशंस हो जाएं तो उसकी वजह से ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। जैसे कि अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए जैसे कि लूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या अगर इम्यून सिस्टम में कोई खराबी आ जाए। इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है जिसमें कुछ वायरल और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस शामिल हैं। मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है, लेकिन तमाम मेडिकेशंस की वजह से नहीं। कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं जिसके नतीजे में ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। लिम्फोमाज, ल्यूकीमियाज या कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसका ताल्लुक जोड़ा जाता है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के साथ, यानी कि अगर ये लिम्फोमा, ल्यूकीमिया या कुछ कैंसर्स होंगे तो ऐसे बीमार लोगों में जो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है वो भी हो सकता है। अलामात के मुतालिक जानते हैं कि जिन लोगों को ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है तो ऐसे लोगों में क्या अलामात होती हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा थकते हैं, ऐसे लोगों की जिल्द जो है वो जर्द पड़ जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, यूरिन का जो रंग होता है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है और इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी भी होती है। अभी तशखीस की तरफ आते हैं, डायग्नोसिस की तरफ आते हैं कि ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करेंगे। इसमें देखा जाता है कि मरीज को कहीं एनीमिया तो नहीं हुआ, उनके आरबीसी के लेवल को चेक किया जाता है, डब्ल्यूबीसी के लेवल को चेक किया जाता है और प्लेटलेट्स के लेवल को चेक किया जाता है इस कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में। दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम टेस्ट है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में वो है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। और इस डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में यह देखा जाता है कि कहीं रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीबॉडीज तो अटैच नहीं है। तीसरे नंबर पर बिलिरुबिन का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल की जितनी डिस्ट्रक्शन होगी तो उतना ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा, तो ये देखने के लिए बिलिरुबिन का टेस्ट किया जाता है। चौथे नंबर पर जो टेस्ट है वो है बोन मैरो बायोप्सी टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि कहीं कोई और वजह तो नहीं है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। इलाज की तरफ आते हैं कि ऑटो इम्यून हेमोलिटिक के जो मरीज होते हैं तो उनका इलाज क्या होता है। तो ये याद रखें कि हमेशा
किसी माहिर मेडिकल स्पेशलिस्ट से इस पर राब्ता किया करें ताकि वो जो अद्वियात आपको बताए, जो एहतियाती तदाबीर आपको बताए, उस पर सख्ती से अमल किया जाए। अलबत्ता इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, स्प्लीन रिमूव किया जा सकता है, या अगर कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है तो उसका इलाज होता है। यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा कि ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के जो मरीज हैं उनमें रेगुलर फॉलोअप और मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये एक क्रॉनिक कंडीशन बन सकती है जिसकी वजह से बार बार मरीज में ये हालत पैदा हो सकती है। इसलिए फॉलोअप और मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं तो वो ऐसे मुरतब किए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं कि देखा जाता है कि मरीज में जो शिद्दत है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की वो कितनी है, किस वजह से जो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है वो हो रहा है, और ये भी देखा जाता है कि जो मरीज है तो वो अद्वियात के खिलाफ कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये सारी चीजें देखकर ही जो इलाज है वो दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।